नमस्कार, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके लिए टारगेट यूपीएससी 2023 के एपिसोड नंबर 12 को लेकर आए हैं। संभवतः यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आखिरी सीरीज होगा। हम एक आध एपिसोड और लाने की कोशिश करेंगे जिसमें कि कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फिलहाल हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं। आज ये 2019 का आखिरी सीरीज होगा जिसको एपिसोड नंबर 3 कह सकते हैं आप। 2 एपिसोड आप लोग प्रीवियस ईयर के देख चुके हैं 2019 के, उसमें हम लोग लगभग 35 से 40 क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। आज बचे क्वेश्चंस को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। आपको पता है कि आपकी जो परीक्षा है वो 28 मई को होनी है और आप उसकी तैयारी में लगे होंगे। अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट समय चल रहा है और इस समय आप अपने सीसेट की तैयारी को जोर शोर से कर रहे होंगे, क्योंकि यह पेपर क्वालिफाइंग तो है बट इसमें पास भी करना उतना ही जरूरी है। तो आप इसमें लगे होंगे। 80 क्वेश्चन का पेपर होता है। कम से कम आपको 27 से 30 क्वेश्चन सही करने होते हैं इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप मैथ्स रीजनिंग को बहुत अच्छे से करके जाएंगे तो आपका पेपर आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के आज हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी परिवार में 2 बच्चे हैं और उनके माता पिता हैं, मतलब 4 लोगों का परिवार है और उनकी माता के वजनों का औसत 50 किलोग्राम है। मतलब बच्चों और उनकी माता के वजनों का औसत 50 किलोग्राम है। बच्चों और उनके पिता के वजनों का औसत 52 किलोग्राम है। यदि पिता का वजन 60 किलोग्राम है तो माता का वजन कितना होगा? क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 और मदर, ये 3 लोग हैं और औसत वजन है 50 किलोग्राम। हम कह सकते हैं कि कुल वजन हो गया 150 किलो या 150 किलोग्राम। फिर है चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 प्लस फादर, इनका औसत वजन है 52 और अगर 300 गुना कर दें तो टोटल पता लग जाएगा 156। फिर स्टेटमेंट में कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि यदि पिता का वजन 60 किलोग्राम है तो हम यहां पे कह सकते हैं C1 प्लस C2, चाइल्ड 1 प्लस चाइल्ड 2। फादर का वजन इसमें कम कर दें 156 में 60 किलोग्राम, तो ये हो जाता है 96 किलोग्राम। 96 क्या है? चाइल्ड 1 प्लस चाइल्ड 2 है। जब इस इक्वेशन में इसको रख देंगे तो मदर का पता लग जाएगा वजन। तो 150 में जब आप 96 को घटा देंगे तो यह जो 54 किलोग्राम है ना, ये कहीं ना कहीं माता का वजन है और आपका सही जवाब भी। तो बहुत आसान सा प्रश्न था। आप चाहें तो इसको बिना लिखे भी बना सकते थे, बट यहाँ पे इसलिए लिख दिया गया जिससे कि आपको इक्वेशन समझ में आ जाए कि C1 प्लस C2 मतलब पहले बच्चे और दूसरे बच्चे का वजन और माता का वजन 150, पहले बच्चे दूसरे बच्चे और फादर का वजन 156। फादर का वजन दिया है, मदर का वजन पूछा जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक ठोस घन को पीला, नीला और काला इस प्रकार रंगा गया है कि इसके विपरीत फलक एक ही रंग से रंगे हैं। मतलब अपोजिट जो उसका फेस है ना, वो एक ही रंग से रंगा हुआ है, चाहे वो पीला हो, चाहे वो नीला हो या काला हो। तब इस घन को 2 विभिन्न आमापों 36 घनों में इस प्रकार काटा गया है। मतलब वो जो बड़ा सा घन है ना, उसके छोटे छोटे 36 टुकड़े किए गए हैं और कंडीशन ये है कि 32 घन छोटे हैं और 4 अन्य घन जो हैं वो बड़े हैं। बड़े घनों का कोई भी फलक नीला नहीं है। मतलब साफ साफ कहा गया है कि जो बड़ा घन है ना, उसका कोई भी फलक ब्लू कलर से नहीं रंगा गया है। तो कितने घनों में केवल एक फलक रंगा हुआ है। मतलब अगर आप वो कटिंग किए होंगे ना, तो सिर्फ एक कलर से किया हुआ आपको घन पता करना है। और एक कलर से का मतलब क्या हो गया कि 5 कलर उसमें बिल्कुल भी रंगा हुआ नहीं होगा। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। तो चलिए इसको कोशिश करते हैं बनाने का। कह रहा है कि मान लेते हैं यही एक घन है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे सोच लेते हैं कि यही एक घन है, ठीक है। मान लीजिए ऐसा ही घन है, बहुत अच्छे से नहीं बन पा रहा है बट आप मान लीजिए कि यही एक घन है। अब इसमें साफ साफ कहा जा रहा है क्या कि इसमें 3 ही रंग है। रंग कौन कौन सा है? पीला, नीला और काला। तो पीला, नीला और काला रंग है, तो हम इसको और 32 छोटे घन और 4 बड़े घन में काटना है। तो आप ऐसा सोचिए ना कि मान लेते हैं कि ऐसे काट लेते हैं, 1 2 3 4, थोड़ा सा और बड़ा बड़ा कर लेते हैं,
सपोज कर लेते हैं कि यही 4 कट मैंने लगाया और सपोज कर लीजिए ये 3-3 सेंटीमीटर का है सब साइड इसका, तो ये टोटल कितना हो गया 12। उसी तरह यहां भी 4 कट लगा दीजिए आप। क्लियर? उसी तरह यहां भी लग जाएगा ऐसे, ठीक है ना, उसी तरह यहां भी लगा दीजिए। फिर उसके बाद इधर भी 4 कट लगाइए आप, उसी तरह अगर यहां भी लगा दें, ठीक है। एज्यूम कर लीजिए कि ऐसा ही घन है, बहुत अच्छा नहीं बन पाया बट आपको समझाने के लिए सफिशियंट है। अब हम चलते हैं इसमें, ढूंढते हैं वैसा घन जिसका एक ही रंग मतलब एक ही फलक रंगा गया हो। आप ऐसे सोचिए कि वो कहां से हम निकाल सकते हैं, वो घन कहां से निकाल सकते हैं जिसका एक ही फलक रंगा हुआ होगा। तो आप एक बात सोचिए कि अगर हम यहां से निकालते हैं वो घन, ये दो, मान लीजिए ये 4 जो आपको दिख रहा होगा, अगर यहां से आप निकालेंगे ना तो इससे क्या होगा कि आपका दो तरफ रंगा हुआ होगा, एक इधर और एक इसके जस्ट पीछे। और कंडीशन देखिए कि बड़े घनों का कोई भी फलक नीला नहीं है। अगर मान लेते हैं हम बड़ा फलक जो है ना ऊपर से ही निकालते हैं तो ऊपर नीला नहीं हो सकता, तो मान लेते हैं कि ये जो है ना ये फलक नीला कलर से रंगा गया होगा। सपोज कर लीजिए ये नीला होगा तो इसके भी पीछे क्या होगा, नीला होगा, ठीक है। नीला नहीं होगा, अब बाकी तो कुछ कोई भी हो सकता है ना, तो हम ऐसा रख सकते हैं ऊपर पीला कर लेते हैं, यहां पे पीला कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है इसके पीछे भी पीला कलर होगा और एक कौन कलर है, काला। तो मान लेते हैं ये वाला जो फलक है ना, कहां गया, ये वाला, ये काला है तो इसके पीछे भी मान लेते हैं काला ही होगा। 3D फिगर है इसलिए दिखाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बट समझाने के लिहाज से सही है। तो हम क्या करेंगे ना कि 4 जो आपके कौन से घन है, बड़े घन, हम कहां से निकालते हैं, यहां से ऐसे निकालने की कोशिश करते। देखिए अगर मान लेते हैं ये एक बड़ा घन यहां से निकाल लें तो जाहिर सी बात है इसके पीछे तक निकलेगा, एक यहां से निकाल लें तो 2 ये और 2 इसके पीछे, जस्ट इसके अपोजिट फलक से भी 2 निकलेगा, तो 4 घन तो यहां से निकल गया, 1 और 2, ठीक है ना, नंबर 1 और नंबर 2। क्योंकि देख लीजिए ये जो घन है ना ये 6-6 सेंटीमीटर का बड़ा बड़ा 2 घन यहां से निकला और 2 घन पीछे से निकल जाएगा, तो 4 घन हमने निकाल लिया। लेकिन इसका याद रखिएगा इसका 2 फलक रंगा होगा, इसका सिर्फ एक फलक नहीं रंगा होगा, इधर भी एक फलक रंगा होगा और उधर एक साइड में उसके एडजेसेंट साइड भी रंगा होगा, तो ये तो नहीं ले सकते। तो कितने घनों में केवल एक फलक रंगा होगा, तो आप ये सोचिए। मान लेते हैं कि ये तो यूज हो गया, इसको आप ले नहीं सकते, तो हम यहां से ले सकते। देखिए ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि बगल बगल में जितने भी है ना ये सब आपके रंगे हुए होंगे दो से, है ना। इधर होगा तो ये वाला इसके देखिए एडजेसेंट रंगा होगा, ये लेंगे तो इसके एडजेसेंट ये रंगा होगा, ये लेंगे तो इसके एडजेसेंट ये रंगा होगा। तो केवल और केवल आप ये वाला जो टुकड़ा है ना घन का, देखिए 1 2 3 और 4, मतलब ये केवल 4 टुकड़ा आप इधर से ले सकते हैं और 4 टुकड़ा आप उसके पीछे से ले सकते हैं। तो आपके जो टोटल एक फलक रंगे हुए घन होंगे ना वो केवल और केवल 8 होंगे। तो इसका सही जवाब क्या है, 8, ठीक है ना, इसका सही जवाब क्या है, 8। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ए अपने घर से प्रारंभ कर पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है, जहां उसका मित्र बी उससे मिल गया, ठीक है। मतलब ए जो है ना अपने घर से चलना स्टार्ट करता है ईस्ट की डायरेक्शन में 20 मीटर और उसका मित्र वहां पे मिल गया, बी नाम से एक मित्र है उसका। वे दोनों उसी दिशा में 10 मीटर साथ साथ चले, तब ए बाईं ओर मुड़ गया, बी दाहिनी ओर मुड़ गया और वे क्रमशः 2 मीटर और 3 मीटर चले। 2 मीटर और 8 मीटर, 3 मीटर नहीं है 8 मीटर है। फिर बी बाईं ओर मुड़कर 4 मीटर चलता है, जिसके बाद अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 5 मीटर चलकर वह अपने ऑफिस पहुंच जाता है, कार्यालय पहुंच गया। ए फिर से दाहिनी ओर मुड़ा, जहां लास्ट उसका पोजीशन था उससे दाहिनी ओर मुड़कर 12 मीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंच गया। मतलब दोनों अपने अपने कार्यालय पहुंच गए। अब पूछा जा रहा है कि दोनों कार्यालयों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्शन से है। सबसे पहले आपको यह बता दें कि डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। ये 4 डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट डायरेक्शन है। ईस्ट का ही मतलब यहाँ पे पूर्व है, नॉर्थ का मतलब यहाँ उत्तर है, साउथ का मतलब यहाँ दक्षिण और वेस्ट का मतलब यहाँ पे पश्चिम है। अब हम चलते हैं, कहां से स्टार्ट करें, यहां से। ए अपने घर से प्रारंभ कर पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है। तो सपोज कर लेते हैं कि यहां से ए चलना स्टार्ट किया होगा,
ए का घर है यहाँ, पूर्व की ओर चला 20 मीटर, यहाँ पे 20 मीटर चला, यहीं पे बी मिला इसको, ए और बी यहाँ पे मिल गए। अब 10 मीटर और चला साथ साथ में, तो चलिए 10 मीटर और इसको चला देते हैं, यहां तक दोनों चला। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ है, तब ए बाईं ओर मुड़ गया। अब देखिए यहां पे दोनों का फेस इस डायरेक्शन में है, अगर ए बाईं ओर मुड़ा होगा तो कहां मुड़ा होगा, ऊपर की ओर ना, तो बाईं ओर ए मुड़कर, हाँ ए बाईं ओर और बी दाहिनी ओर, मतलब ए इधर मुड़ गया और बी नीचे की ओर मुड़ गया, ठीक है। और 2 मीटर, ए 2 मीटर चलता है, तो ए को 2 मीटर चला दीजिए, बी को 8 मीटर चला दीजिए। ध्यान रखिएगा यहां ए है और नीचे बी है। फिर बी बाईं ओर मुड़ता है, तो देखिए अब फेस नीचे की ओर है तो बायां इसका इधर हो जाएगा, बी बाईं ओर मुड़कर 4 मीटर चलता है, 4 मीटर और चला दीजिए, फेस इधर हो गया। जिसके बाद अपनी दाहिनी ओर मुड़कर, अब देखिए दाहिनी ओर मुड़कर 5 मीटर चलेगा, तो अब थोड़ा सा मुश्किल है, हम थोड़ा सा नीचे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 मीटर चला और अपने कार्यालय पहुंच गया, यहीं पे इसका ऑफिस है बी का, मान लेते हैं ये ऑफिस है बी का। उसके बाद ए दाहिनी ओर मुड़ गया और 12 मीटर चला, देखिए दाहिनी ओर कहां, इधर 12 मीटर चलेगा, तो 4 तो यहीं पे है सोच लीजिए, और 12 मीटर का मतलब ऐसे सोच लीजिए, यहां तो 4 है और इधर 8 है, यहां पे ए पहुंचा और इसका ऑफिस यहां पे है, ऑफिस ऑफ ए। अब पूछ रहा है कि दोनों कार्यालयों के बीच न्यूनतम दूरी क्या ज्ञात कीजिए। देखिए न्यूनतम दूरी आप कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए ये 8 2 10, तो 10 ये है, 5 ये है, तो टोटल ये डिस्टेंस 15 हो गया। तो हम न्यूनतम दूरी ऐसे निकालेंगे ना, ये है मेरा न्यूनतम दूरी, तो ये टोटल यहां से यहां 15 हो गया और ये 8 हो गया। क्लियर? तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, अगर इसको निकालना होगा तो क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर अब प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर सबको पता है कि 225 होता है, और 8 का स्क्वायर भी सबको पता है 64 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा, और 289 अंडर रूट में 17 मीटर आता है। तो 17 मीटर दोनों कार्यालयों के बीच न्यूनतम दूरी है, ये 17 हो गया। आपको ये समझ आ गया ना, 15 कैसे, वो 10 और 5 नीचे, हालांकि छोटा है क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था, तो आप इसको समझ लें कि ये 5 है, तो 10 और 5 15 और इधर 8। क्लियर? तो आंसर मेरा 17 मीटर है। चलिए डेटा सफिशियंसी का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं कि दो कथन है S1 और S2, और उनके बाद आने वाले प्रश्न पर आपको विचार करना है, बताना है कि प्रश्न का उत्तर किस कथन से दिया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट है P और Q दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, और P प्लस Q विषम पूर्णांक है। अभाज्य संख्या और विषम पूर्णांक, अभी बताएंगे कि दोनों क्या होता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या P Q विषम पूर्णांक हैं। अब है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, अकेले S1 पर्याप्त है, अकेले S2 पर्याप्त है, या S1 और S2 एक साथ मिलकर भी पर्याप्त नहीं है, या S1 और S2 दोनों को मिलाकर उत्तर दिया जा सकता है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को करने में सबसे पहले क्या, देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि डेटा सफिशिएंसी में आंसर आपका यूनिक होना चाहिए। दूसरी बात है कि जरूरी नहीं कि आप उत्तर निकाल के दिखाएं, बस आप बता दें कि हाँ उत्तर निकल जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि आपको उत्तर निकाल के दिखाने के लिए यहाँ पे नहीं बोला जा रहा, बस आपको बताना है कि क्या उत्तर मतलब कथन से दिया जा सकता है या नहीं, बस। अभाज्य संख्या सभी को पता होगा कि एक ऐसी संख्या जो खुद से और एक से विभाज्य हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। और विषम पूर्णांक का मतलब है एक ऐसा, मतलब एक ऐसा डिजिट या एक ऐसी संख्या जो 2 से भाग नहीं लगता हो, उसको विषम कहते हैं। तो पूछा जा रहा है कि क्या P और Q विषम होगा, मतलब P और Q को जब गुना कर देंगे तो विषम होगा। अगर मान लेते हैं हम पहले स्टेटमेंट से इसको बनाने की कोशिश करें कि P और Q दोनों अभाज्य संख्या है, तो हम अभी 2 और 3 ले लें। देखिए कभी भी जब आप ऐसे क्वेश्चन को करिए ना, तो एग्जाम्पल से कीजिएगा, और एग्जाम्पल में भी कोशिश कीजिएगा कि सबसे छोटी संख्या मिल जाए तो ज्यादा अच्छा हो। अब एक P और Q को गुना कर दीजिए, तो 2 गुना 3 कितना हो जाता है, 6। तो यहां देख रहे हैं 6 क्या है, सम संख्या है। यहां पे पूछ रहा है क्या विषम होगा, तो नहीं होगा, मतलब पहले कथन से तो आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अब आप कहेंगे कि विषम होता है, ठीक है, अगर मान लेते P को 3 ले लें और Q को 5 ले लें, तो देखिए 3 गुना 5 15 हो जाएगा, तो ये तो विषम है। फिर आप क्यों आंसर बता रहे हैं कि एक नहीं होगा, कोई बच्चा कह तो सकता है ना। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अभी बताने से पहले आपको पहले ही कहा गया था कि आपका उत्तर यूनिक होना चाहिए। यहाँ पे 2 आंसर है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ऐसे केस में कंसिडर नहीं करते।
दूसरा है कि p प्लस क्यू विषम पूर्णांक है क्या? अगर p और q को जोड़ दे तो विषम पूर्णांक बनता है, तो देख लेते हैं। अगर इसी एग्जाम्पल से ले 2 और 3 से हम स्टेटमेंट 2 को देखें तो p प्लस क्यू जो है ना आपका विषम पूर्णांक दिया हुआ है, मतलब विषम होना चाहिए। आप ऐसा दो संख्या ढूंढ लीजिए। तो चलिए 2 और 3 ही लेते हैं, काम तो बन ही जाएगा। 5 विषम भी है, तो अब हम 2 गुना 3 करते हैं तो क्या आ जाता है 6। आपसे बस पूछा जा रहा है कि क्या विषम पूर्णांक है, तो आपको यस और नो में उत्तर देना है। यहां पे यस और नो में उत्तर नहीं दे पा रहे थे पहले स्टेटमेंट से, यहां पे आप क्या दे पा रहे थे, हाँ होगा, नहीं होगा, मतलब डाउटफुल, डाउटफुल में इसलिए कैंसिल कर दिए। यहां पे पूछा जा रहा है कि क्या पी और क्यू विषम पूर्णांक है, तो यहाँ पे आंसर आया आपका नहीं, नहीं है विषम। आप कहेंगे कि एक से क्यों बताए, और भी एग्जाम्पल लीजिए। तो और एग्जाम्पल क्या लेंगे आप, कि 2 विषम ले लेते हैं हम। विषम पूर्णांक आपको बस बनाना है p प्लस क्यू, तो आप ऐसा कर लीजिए 5 और 9 ले लीजिए। यहां भी देखिए विषम नहीं आता है, 14 हो जा रहा है। तो p प्लस क्यू विषम लाने के लिए आप ऐसा कीजिए, यहां पे तो ये तो नहीं कह रहा ना कि अभाज्य संख्या लेना है, ये कंडीशन भी अभाज्य नहीं लेना। तो आप ऐसा कर लीजिए 4 और प्लस 9 ले लीजिए, 13 हो गया ना। 13 तो विषम है, लेकिन अगर 4 को 9 से गुना करते हैं तो क्या आ जाता है, 36 आ जाता है। तो 36 मेरा फिर से क्या आ जा रहा है, सम संख्या आ जा रही है। यहाँ पे विषम पूर्णांक पूछा जा रहा है। तो आप हमेशा रखिएगा याद कि इस कंडीशन से ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, मतलब उत्तर तो नहीं दिया जा सकता, मतलब आपका आंसर विषम तो नहीं आएगा, लेकिन आप जवाब तो दे पा रहे हैं ना हाँ या ना में, मतलब आप कह तो पा रहे हैं ना कि हाँ विषम नहीं होगा, हमेशा सम ही होगा। याद रखिएगा कि कभी भी ऐसा कंडीशन आए कि p प्लस क्यू विषम पूर्णांक है तो p और q विषम हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सम और विषम का मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या आता है ना, क्या आएगा, सम और विषम का मल्टीप्लीकेशन हमेशा आपका सम संख्या। अगर ऐसा होता तो फिर ये मेरा सही हो जाता। तो मेरा उत्तर क्या होगा कि हम कथन 2 से ये तो बता पा रहे हैं ना कि हाँ मेरा उत्तर दिया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अकेले S2 मतलब स्टेटमेंट 2 पर्याप्त है। अब देखिए कैलेंडर का क्वेश्चन है, और अगर आपको ऑड डे का कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप बहुत आसानी से बना लेंगे कि किस वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा ही है जैसा 2009 का कैलेंडर है। अगर 2009 के कैलेंडर को हम लोग किस वर्ष एज इट इज यूज कर सकते हैं, अगर आप कैलेंडर ना भी खरीदें तो आप उसको यूज कर सकते हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तो ऐसा कब होगा, मेरे पास 4 ऑप्शन है, इसी 4 ऑप्शन में कोई तो आंसर होगा ना। तो देखिए 365 दिन की बात करें, एक साल में 365 दिन होता है नॉर्मल ईयर में, तो इसमें एक ही ऑड डे होता है। कहने का मतलब है कि अगर किसी वर्ष 1 जनवरी को सोमवार होगा और अगर वो लीप ईयर नहीं होगा तो उसके अगले वर्ष जस्ट 1 जनवरी को मंगलवार होगा। क्यों मंगलवार होता है, क्योंकि एक दिन जो है ना बढ़ जाता है। 364 7 से कंप्लीट डिवाइड है, जो 365 में जो एक दिन एक्स्ट्रा है ना उसी वजह से हर साल एक एक दिन बढ़ जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर वो लीप ईयर होता है तो 366 दिन होता है। 366 दिन में 2 ऑड डे हो जाता है, मतलब 2 विषम दिन। अगर मान लेते हैं कि 2012 में सपोज कर लीजिए कि 1 जनवरी को सोमवार था, तो 2013 में क्या होगा, क्योंकि आप यहां पे समझिए कि 2012 लीप ईयर है, उस साल 2 मतलब मेरा ऑड डे होगा, क्योंकि फरवरी उस साल 29 का हो जाता है। तो अगले जो है ना कब होगा, 1 जनवरी को मान लीजिए सोमवार रहा होगा 2012 में, तो 2013 में 1 जनवरी को मंगल ना होकर क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे ना क्यों बुधवार होगा, क्योंकि वहां पे 2 दिन आपको बढ़ाना होता है, क्योंकि 2 ऑड डे है। उसी तरह अब 2019 का कैलेंडर है, सॉरी 9 का कैलेंडर है, तो जाहिर सी बात है कि 2009 का कैलेंडर है तो 7 साल बाद क्या होना चाहिए, मेरा सेम कैलेंडर मिलना चाहिए, क्योंकि एक एक दिन बढ़ रहा है, एक एक दिन बढ़ रहा है, तो 7 साल में वो ऑड डे फिर 0 हो जाएगा, 7/7। तो 9 + 7, तो 2009 अब प्लस 7 साल के बाद सेम हो जाता, तो 2016 में उसी के जैसा कैलेंडर आपको मिल जाता। लेकिन रुकिएगा, अगर 2016 मेरा सही जवाब है क्या, तो नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि अब आपको यह भी देख रहा है कि 2009 से लेकर 2016 तक कोई लीप ईयर तो नहीं आ रहा है ना। अगर आ रहा है तो फिर कोई बात, आ रहा है तो दिक्कत है, और नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे 9 तो चलिए लीप ईयर नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं, लेकिन 2012 मेरा लीप ईयर है ना। फिर 13, 14, 15 तो ठीक है, 16 में इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि 1 जनवरी की बात हो रही है, 2016 अभी फरवरी में हम लोग आना नहीं है। तो 2012 में यहाँ पे 2 ऑड डे था, तो जाहिर सी बात है यहाँ 9 के बाद हम लोग 7 साल नहीं आगे जाएंगे,
6 ही साल आगे जाएंगे। क्यों? क्योंकि 5 साल तो मेरा नॉर्मल ईयर है और 2012 का 2 दिन जोड़ दीजिए तो 5 2 7, तो बस 6 साल में आपका वो कैलेंडर यहाँ पे सेम हो जाएगा। तो 2015 एक ऐसा वर्ष है जिसका कैलेंडर 2009 के समान होगा। समझ गए होंगे ना? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक संख्या है 136 को 5 B 7 में जोड़ने पर, ये एक संख्या याद रखिएगा, B का मान क्या है नहीं पता, और आता है उत्तर 7 A 3, यहां भी नहीं पता A की जगह क्या है, जहां A और B पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब कि एक संख्या है कंप्लीट, डेसिमल वेसिमल में नहीं है। यह दिया गया है कि 7 A 3 यथार्थतः, मतलब ये जो संख्या है ना ये 3 से कंप्लीट डिविजिबल है। तो B का एकमात्र संभव मान क्या होगा? B का एक मान आपको बताना है कि क्या हो सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले जोड़ते हैं कि 1 3 6 को 5 B 7 में अगर हम लोग जोड़ लें तो क्या होगा। तो चलिए जोड़ के इसको देखते हैं। 7 और 6 13 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 और यहाँ पे क्या रखें जो कि कुछ ऐसा संख्या आए और 5 1 6 को जोड़ने के बाद यहाँ पे 7 आ जाए और यहाँ पे A होना चाहिए। A और B का मान अगर पता लग गया तो मेरा काम हो जाएगा। तो 5 1 6 1 7, मतलब यहाँ पे कैरी 1 भी है। सोच लीजिएगा यही हुआ ना, 6 7 13, यहाँ पे भी एक कैरी होके कुछ बना होगा। तो हम यहाँ पे ये सोचते हैं कि ऐसा क्या रख दे B की जगह। तो चलिए ऑप्शन से रखें क्या। और आपको ये भी ध्यान रखना है, देखिए आप ऑप्शन से ही चाहे तो बन जाएगा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि 7 A 3 जो है ना वो 3 से भाग भी लगना चाहिए। 3 से भाग लगने के लिए क्या रूल होना चाहिए? डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि वो सारे, मतलब उस संख्या के सारे डिजिट का सम 3 से भाग भी लगे। तो अगर हम 2 रखते हैं तो देखिए 7 2 9 3 12, 7 2 9 और 3 12, 2 तो रख सकते हैं तो 2 रख के देखिए। तो 7 6 13 और 3 1 4, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, मान लेते हैं B का मान आप क्या रखेंगे, यहाँ पे B का मान रखना है ना, सॉरी A का मान नहीं रखना, यहाँ तो A रहने दीजिए। B का मान अगर आप 2 रख देते हैं तो देखिए 3 2 5 और 1 6 है ना, तो यहाँ 6 हो जाएगा। फिर 5 1 6 ही तो होगा ना, तो यहाँ पे ऐसा मान रखिए जो कैरी करा दे एक, मतलब 2 से तो पॉसिबल है नहीं। तो आप ये सोचिए 5 भी रखेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, कम से कम ऐसी कोई संख्या रखनी पड़ेगी जो 10 से ऊपर चला जाए जोड़ने पे। एक ऐसी संख्या रखनी होगी जो 10 से ऊपर चला जाए जोड़ने पे। तो देखिए 7 भी रखेंगे तो 7 3 10 1 11, अगर मान लेते हैं 7 3 10, यहाँ 7 रख दिए सपोज, तो देखिए 7 3 10 1 11, और ये 7 1 3, 7 1 3 क्या होता है, देखिए 7 1 8 9, 7 1 8 3 11, 11 कभी भी 3 से भाग नहीं लगेगा। तो देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये दोनों तो इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो कैरी ही नहीं दे रहा था, ये कैरी दे भी रहा है। तो यहाँ पे 7 1 3 मेरा 3 से भाग नहीं लग रहा है। तो चलिए एक ही ऑप्शन है 8, तो हम 8 रख के देख लें क्या। तो देखते 8 अगर हम रख दें तो देखिए 8 3 11 1 12 है ना, इसको जगह पे हम, यहाँ पे क्या है B है ना, 5 B 7, तो यहाँ पे हम अगर 8 रख दे तो 8 3 11 1 12, 6 7 13, तो यहाँ दिया हुआ है 5 1 6 1 7, 723। 723 क्या मेरा 3 से भाग लग रहा है, तो देखिए 7 2 9 3 12, 12 3 से भाग लग रहा है, मतलब 723 भी 3 से भाग लग जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि B का एकमात्र संभव मान 8 ही है, अदरवाइज कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यदि B से आगे B समेत, मतलब इंक्लूडिंग B, अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक एकांतर अक्षर, मतलब एक के बाद एक, छोटे अक्षरों लोअर केस में लिखा जाता है और शेष अक्षरों को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, मतलब जो बड़े अक्षर में लिखा है उसको रहने दीजिए और जो छोटे में लिखना है वो कहां से लिखना है, B से आगे एक लेटर छोड़ के। तो वर्ष के उत्तरार्ध के प्रथम मास को कैसे लिखा जाएगा। तो आपको उतना टेंशन नहीं लेना है इसका क्या मतलब हो रहा है, आप इस बात को छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि सारा जुलाई ही लिखा हुआ है, तो उतना क्यों दिमाग लगाना, बस आप सोचिए कि जुलाई को क्या लिखा जाएगा, है ना। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि B से लिखना है, तो बस आपको थोड़ा सा अगर अल्फाबेट ऑर्डर पता होगा ना तो आप बहुत आसानी से लिख पाएंगे। क्या लिखना है आपको, मान लेते JULY। अब ये ढूंढिए कि कौन सा इवन प्लेस पे है, कौन सा ऑड प्लेस पे है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि B से आगे लिखना है। B क्या है, मेरा इवन प्लेस पे है, सेकंड नंबर पे क्या होता है, इवन। तो जाहिर सी बात है कि सारे इवन प्लेस पे जो भी लेटर आएगा ना वो क्या होगा, छोटी लेटर, मतलब स्मॉल लेटर में होगा।
और जो ऑड प्लेस पे होगा एस, ए, सी, ई, ये सब क्या है ना आपके कैपिटल लेटर में होंगे। तो बस इसको ढूंढ लीजिए। तो देखिए जे जो है ना मेरा वो 10वें प्लेस पे होता है, यू क्या है 21वें प्लेस पे है, एल है मेरा कौन से प्लेस पे होता है आई, देखिए जे है मेरा 10 पे, के 11, फिर एल 12 पे, जे के एल, एल आपका 12वें प्लेस पे है। उसके बाद वाई तो आपका सबको पता है कि 25वें प्लेस पे आता है क्योंकि जेड 26वें प्लेस पे। अब आप यहां पे देख पा रहे हैं कि कौन कौन सा लेटर इवन प्लेस पे है, एक जे है और एक एल है। तो अगर जे और एल को बस छोटा लिख लीजिए, बाकी यू और वाई कैपिटल होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है कि जहां जे और एल दोनों स्मॉल में है? यहां नहीं है, यहां जे है एल नहीं है, यहां जे और एल है और वाई को भी स्मॉल बना दिया है, मतलब तीन तीन स्मॉल तो नहीं हो सकता क्योंकि दो स्मॉल दो कैपिटल होगा। यहाँ जे और आई एल जो है मेरा स्मॉल में है और यू और वाई कैपिटल में, तो यही मेरा एक सही जवाब होगा। बहुत बच्चे लिखे होंगे ए से जेड तक, फिर एक स्मॉल, एक को कैपिटल स्मॉल, फिर जुलाई ढूंढेंगे, तो बहुत समय बर्बाद होगा, आप ऐसे करें। चलिए एक क्वेश्चन है कि सुनीता कागज के एक पत्रक को, कागज का एक पेपर है, ठीक है, उसको 3 टुकड़ों में काटती है। सपोज कर लीजिए ये कागज का टुकड़ा है, उसको 3 टुकड़ों में काटा गया है। हम अभी काट लेते हैं। कौन कितना लंबाई का ये अभी नहीं पता है, ए बी बी सी सी डी ऐसे सोच लीजिए। पहले टुकड़े की जो लंबाई है ना, एक अंक वाली 3 विषम अभाज्य संख्याओं के औसत के बराबर है। दूसरे टुकड़े की लंबाई पहले टुकड़े की लंबाई और तीसरे टुकड़े की लंबाई जो है उसकी 1/3 के योग के बराबर है। तीसरे टुकड़े की जो लंबाई है ना अन्य 2 टुकड़ों की लंबाइयों के योग के बराबर है। तो कागज के मूल पत्रक की लंबाई कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पहले टुकड़े की लंबाई यहां तक में स्टेटमेंट से निकाल लेना है। कैसे? पहले टुकड़े की जो लंबाई है ना, एक अंक वाली 3 विषम अभाज्य संख्या। तो देखिए एक अंक वाली 1 से 9 ही होता है, इसमें 3 अभाज्य संख्या ढूंढ लीजिए। तो क्या हो जाएगा 2, और ध्यान रखना है क्या है, विषम अभाज्य ढूंढना है। तो 2 तो मेरा सम अभाज्य है ना, मतलब 3 लेना है, 5 लेना है और 7 लेना है, और जाहिर सी बात है यही 3 ही होता है। जब इसका औसत निकालेंगे, देखिए 7 5 12 3 15, 15 में 3 से भाग दिए 5, मतलब पहले टुकड़े की लंबाई 5 आ गई, लिख दिए। दूसरे टुकड़े की लंबाई पहले टुकड़े की लंबाई और तीसरे टुकड़े की 1/3 लंबाई के योग के बराबर है। अब मान लेते तीसरे टुकड़े की लंबाई 3x ले लेते हैं, कोई दिक्कत? कह रहा है ना तीसरे टुकड़े की 1/3 लंबाई के योग के बराबर है। तो पहले टुकड़े की लंबाई और तीसरे टुकड़े की 1/3 लंबाई को जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, दूसरे टुकड़े की लंबाई 5 + x हो जाएगा, क्योंकि इसका 1/3 x, तो 5 5 + x और 3x, ये हो गया। ठीक है, अभी आपको तीनों टुकड़ों की लंबाई तो पता लग गया, लेकिन यहाँ x और x में है तो थोड़ा सा दिक्कत है। अब कह रहा है कि तीसरे टुकड़े की जो लंबाई है ना अन्य 2 टुकड़ों की लंबाइयों के योग के बराबर है। बस हो गया मेरा काम। क्या काम हो गया? मतलब कह रहा है 5 + x का मान है 3x के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि 10 = 2x और x का जो मान है ना वो कहीं ना कहीं 5 के बराबर है। मतलब 5 + 5 10 और 5 × 3 = 15 हो गया ना। अब आपको कह रहा है कि कागज के पत्रक की लंबाई निकालिए, तो 5 10 15, 15 15 30, मतलब मेरा सही जवाब क्या हो जाएगा 30। 30 इकाई ही लंबाई। एक अनुक्रम है, ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 नहीं है किंतु बाद में 7 है? इसको क्वेश्चन में ही कर लेते हैं। आपको क्या ढूंढना है कि 5 से ठीक पहले 3 ना हो, तो 5 से ठीक पहले 1 होगा, हो सकता है, और उसके बाद 7 है, मतलब यही एक मिल गया मुझे। यहां 5 के पहले 3 है, नहीं ले सकते। 7 है, कोई क्या करें, ले नहीं सकते क्योंकि कंडीशन है कि 3 नहीं लेना है। 5 से पहले यहाँ 3 है, नहीं ले सकते। 7 है, चलो ठीक है, मतलब ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। एक ही मेरे पास ग्रुप है, एक 1 5 7 का, जो संभव है, अदरवाइज नहीं है। तो मेरा सही जवाब है ए। एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि किसी संयुक्त परिवार में 7 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी, जिनमें 3 महिलाएं हैं और 4 पुरुष है। आप मान लीजिए जी विधवा है, मतलब उनके पति का डेथ हो चुका है,
और डी के पिता एफ की साली भाभी है। डी के पिता एफ, मतलब जी जो है ना वो डी के पिता एफ की साली या भाभी है। यहाँ पे श्योर नहीं है इसलिए ऑब्लिक लगा के दिया है, साली भी हो सकती है या भाभी हो सकती है। बी और डी एक ही माता पिता के संतान है, मतलब बी और डी भाई बहन है या बहन बहन है या भाई भाई है, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं है। ए बी की पुत्री है। सी बी का की रिश्ते में चचेरा ममेरा फुफेरा मौसेरा भाई अथवा चचेरी ममेरी फुफेरी मौसेरी बहन है, ये भी नहीं पता, ऑब्लिक ऑब्लिक में इसीलिए दिया गया है। तो ई कौन है, अब ई के बारे में पूछा जा रहा है कौन है। एफ की पत्नी है, ए की दादी नानी है, सी की चाची मामी मौसी बुआ है, आपको कूट से बता देना है। तो ऐसा करते फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि जी विधवा है और वो डी के पिता एफ की साली या भाभी है। तो डी के पिता एफ, तो एफ जो है ना वो डी का पिता है, मेल हो गया। और जी विधवा है जो कि डी के पिता एफ की साली या भाभी, ये भी फीमेल है, सॉरी जी ना। अब ये इसकी साली भाभी है, वो बाद में देख लेंगे अगर जरूरत पड़ा तो। बी और डी एक ही माता पिता के संतान है, मतलब बी और डी एक ही माता पिता के संतान है, ये भी तय हो गया। ए बी की पुत्री है, तो ए जो है ना एक जनरेशन नीचे है, बी की पुत्री है, क्लियर। सी बी का की रिश्ते में चचेरा ममेरा फुसेरा, मतलब भाई है, कोई भी कजन है एक तरह से, ये समझ लीजिए, कजन कह देते इंग्लिश में सीधा सीधी प्लस। ई कौन है, अब देखिए यहाँ पे कितने लोग हैं, 7, यहाँ पे कितना आ गया 1 2 3 4 5 6, मतलब ई इसकी वाइफ हो गई, आप कह सकते हैं, क्योंकि डी और बी इसके संतान है। ई यहाँ पे मेल हो गई, 1 मेल 2 मेल और एक यहाँ 3 मेल, सॉरी फीमेल, 1 फीमेल 2 फीमेल और 3 फीमेल, 3 ही महिलाएं, बाकी सब मेल है, तो आप इसको मेल कह सकते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ई कौन है, तो ई यहाँ पे कौन है, ई एफ की पत्नी है क्या, तो हाँ सही है, ई एफ की पत्नी तो है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ई एफ की पत्नी है, सही है। ए की दादी नानी लग रही है, तो हाँ ए की दादी नानी, ए की यहाँ पे दादी है, क्लियर है ना, क्योंकि ये पिता है तो पिता होगी, तो पिता है ये तो ये दादी ही होंगी, या नानी भी हो सकती है, ऑब्लिक में अगर दादी नानी है तो दादी है ना, तो चल जाएगा, सही है। सी की चाची मामी मौसी बुआ, तो सी की कौन लग रही है, तो देखिए सी यहाँ पे क्या है, ये दोनों भाई हैं, है ना, तो यहाँ पे कौन, ई के यहाँ सी की चाची, तो सी यहाँ पे देखिए डी और बी आपस में भाई भाई है ना, और ये कजन है, तो कजन है तो मतलब क्या हुआ कि ये इसकी क्या लग गई, चाची मामी मौसी बुआ कोई एक तो होंगी ही, तो ये भी ऑप्शन मेरा सही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे तीनों कथन, मतलब तीनों ऑप्शन मेरा यहाँ पर सही है, 1 2 और 3। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी घन के प्रत्येक फलक को काले या सफेद रंग से रंगा जा सकता है, मतलब एक 6 घन में कितने फलक होते हैं, 6, तो उसको काले या सफेद रंग से रंगा गया है, ये कंडीशन दिया हुआ है। उस घन को कितने विभिन्न तरीकों से रंगा जा सकता है, तो कहने का मतलब है कि अगर हम किसी घन को काले या सफेद रंग से रंगेंगे तो कितने तरीके से आप रंग सकते हैं। देखिए तरीका बस बताना है आपको, इसका कोई मतलब आपके पास ट्रिक नहीं है, आप बस अपना बेसिक नॉलेज लगा सकते हैं। आपके पास 2 कलर है, एक है काला और एक है आपके पास सफेद, बस आपको 2 कलर दिया गया, आपको बोला गया कि रंगना स्टार्ट कीजिए। तो आप पहले कर सकते हैं कि पहले केस में आप सारे काले रंग से रंग दीजिए वो फलक को, दूसरे केस में आप कर सकते हैं कि सफेद से रंग दीजिए सारे फलक को, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे केस में आप ये कर सकते हैं कि अपोजिट, काला 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 जो है ना विपरीत पे रंग दीजिए, ठीक है। चौथे कंडीशन में आप सफेद को विपरीत पे रंग दीजिए, क्लियर है ना। पांचवे कंडीशन में आप क्या रंग सकते हैं, काला काला अगल बगल रंगिए, मतलब एडजेसेंट कह सकते हैं, एडजेसेंट। उसी तरह आप सफेद के केस में ले सकते हैं एडजेसेंट, क्लियर। उसके बाद आप कह सकते हैं कि ये तो है कि पूरा काला है ना, एक कंडीशन में तक क्या, पूरा काला पूरा सफेद, इस दोनों को मिटा दीजिए कंफ्यूजन होगा बेवजह। 6 कंडीशन यहाँ पे हो गया। 7वां कंडीशन है
कि काला जो है ना एक ही फलक हो। 8वां कंडीशन है कि सफेद भी एक ही फलक हो। 9वां कंडीशन है कि 3 फलक सफेद हो, है ना। कैसे होंगे 3 फलक? मान लेते हैं ये रिमोट आप देख रहे होंगे, इसका 3 फलक कैसे होगा, एक साइड ऊपर और फिर इधर, है ना, 3 फलक। तो ये 3 फलक हो जाएंगे। 3 फलक अगर आप सफेद रखेंगे तो ऑटोमेटिक 3 फलक आपका क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। सफेद है तो ब्लैक हो जाएगा। और सुनिए, 3 फलक अभी आप कौन से लिए थे, ये और ऊपर, उसके बाद 3 फलक इधर भी तो बच रहा है, इधर इधर और नीचे। तो 3 फलक आपका और सफेद हो जाएगा। दूसरे साइड का 3 फलक दूसरे साइड के और हो जाएंगे। यहां पे ऑटोमेटिक काला हो जा रहा है, इसलिए हम उसको नंबर ऑफ वेज में नहीं लेंगे, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, वो डबल रिपीटेड हो जाएगा, इसलिए नहीं ले रहे। तो कुल मिला के यहाँ पे 10 ही तरीका है जिससे आप उस घन को रंग सकते हैं। तो मेरा सही जवाब है 10। आप चाहे तो इसको नोट कर ले। एक बार आप काला ले ले, पूरा रंग ले, सफेद पूरा रंग ले, काला विपरीत पे रंगे, सफेद विपरीत पे रंगे, काला एडजेसेंट साइड पे रखे, मतलब एडजेसेंट टू एडजेसेंट कर लेते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। फिर है आप 7 नंबर पे काला एक साइड रंगे और बाकी सफेद कर दें। 8वें पे आप सफेद एक बार रंगे, सारे पे काला रंग दें। फिर 9वें में है कि 3 फलक एक तरफ के सफेद रंगे, ऑटोमेटिक 3 फलक काला रंगा जाएगा। फिर दूसरे तरफ के 3 फलक को सफेद रखे, ऑटोमेटिक आपका 3 फलक काला रंगा जाएगा। तो कुल मेरा 10 तरीका है। फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि समीकरण x + y + z, मतलब 3 ऐसी कौन सी संख्या है जिसके कितने त्रिक x y z संतुष्ट करते हैं, जहां x y और z धन पूर्ण संख्याएं। देखिए पॉजिटिव नंबर है, ये ध्यान रखिएगा। तो x + y + z कहां कहां पे 6 होता है, आपको बस ये पता कर लेना है। एक तो कंडीशन होता है 1 2 3 का, दूसरा कंडीशन होता है 1 1 4 का, तीसरा कंडीशन होता है 2 2 और 2 का। और कोई कंडीशन है तो बताइए। 5 1 लेंगे क्या, तो तीसरा संख्या भी लेना है ना, 3 नंबर चाहिए ना x y z। आपका यही एक कंडीशन है। अब यहां पे है कि कितने तरीके से आप इसको, मतलब कितने त्रिक बन सकते हैं, कितने त्रिक बन सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 की बात करें तो इसमें 6 तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। 1 2 3 को 1 2 3 3 2 1 3 1 2, इस तरह करके आप 6 तरीका इसमें हो सकता है। अगर आप 1 4 1 की बात करें या 1 1 4 की बात करें, इसमें आप केवल और केवल 2 तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। कैसे कैसे, 1 1 4 और उसके बाद 4 1 4, है ना, यही लिख सकते हैं आप। सॉरी, और भी लिख सकते हैं, 3 तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 1 1 4 1 4 1 और 4 1 1, है ना, 3 तरीका हो सकता है। और तीसरा है 2 2 2, ये एक ही तरीका होगा, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी पता है कि कौन सा 2 है, उसमें कुछ लगा हुआ तो है नहीं कि आपको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे 2 में। तो एक ही तरीका, चाहे कैसे भी लिखें, 2 2 2 लिखेंगे तो एक ही जैसा दिखेगा ना। तो कुल मिला के कितना तरीका हो गया, 6 3 9 1 10, मतलब 10 ट्रिक इसमें बन सकते हैं, जहां x + y + z बराबर 6 होगा। तो मेरा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत साधारण सा क्वेश्चन दे दिया है कि डॉलर का मतलब है यहाँ पे डिवाइड और @ का मतलब है गुना। डिवाइड का मतलब है माइनस, तो 10 और हैश का भी हाँ ठीक है, हैश है यहाँ पे, डिवाइड नहीं, हैश। 10 हैश 5 @ $1 आप पुट कर दीजिए। 10 - 5 @ का मतलब है डिवाइड 1, और कुछ गड़बड़ हुआ, @ का मतलब है गुना, सॉरी, है ना, 5 गुना 1 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5। इसको सॉल्व करना मुझे नहीं लगता कि कोई बोलेगा कि नहीं आएगा। देखिए ये तो एक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये, तो 10 - 1 समझ गए ना, 5 गुना 1 और डिवाइडेड बाय 5 करें तो 1 ही हुआ ना। तो मेरा सही जवाब है 9। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 8 अंकों की एक संख्या है 4 2 5 2 7 4 6 बी को 3 से भाग देना है, शेषफल 0 रहता है, तो बी के कितने मान संभव है। देखिए अभी आपको 3 के विभाजिता का नियम आपको बताया है, और वैसे भी बहुत बार बताया है कि सारे संख्या डिजिट को जोड़ दीजिए, वो 3 से भाग लग जाएगा। तो हम यहाँ पे जोड़ते हैं, 4 2 6 5 11 2 13 7 20 4 24 6 30।
30 प्लस बी। अब यहाँ पे बी की जगह कुछ मान रखना है जिससे वो 3 से ही भाग लगे। तो पहला मान तो 0 ही ले लेते हैं, क्योंकि 30 तो ऑलरेडी 3 से भाग लग ही रहा है, तो 30 में कुछ भी मत जोड़िए, 0 यहाँ पे आप केवल 0 रख दीजिए, हो जाएगा काम। दूसरी बार आप क्या कर सकते, एक नहीं रख सकते क्योंकि 31 हो जाएगा, 2 नहीं रख सकते, 3 रख देंगे तो काम हो जाएगा। फिर 3 3 का टेबल पढ़ दीजिए, तो 0 के बाद आप 3 रख सकते हैं, फिर आप 6 रख सकते हैं, फिर आप 9 रख सकते हैं, उसके बाद नहीं रख सकते कुछ, क्योंकि एक ही डिजिट का अंक रखना है आपको, 2 तो नहीं रख सकते। तो मेरा कितना मान संभव है, 4 ही मान संभव है। तो मेरा सही जवाब क्या हो जाएगा, 0 3 6 और 9। आगे आने वाले 2 प्रश्नांशों के लिए निर्देश, मतलब आपको 2 क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों S1 और S2 को पढ़ना है आपको, और उसके बाद आने वाले 2 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। पहला स्टेटमेंट है कि सोहन के वजन का दोगुना मोहन के वजन या रोहन के वजन से कम है, और दूसरा कह रहा है कि रोहन का जो वजन का दोगुना है ना, वो मोहन के वजन या सोहन के वजन से अधिक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? क्या मोहन का वजन अधिकतम है, कि रोहन का वजन अधिकतम है, क्या है, सोहन का वजन अधिकतम है या रोहन का वजन अधिकतम है, या किसी का वजन अधिकतम है? यह आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि यहाँ पे आप निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि सोहन के वजन का 2 गुना, मतलब 2 गुना एस मोहन के वजन या रोहन के वजन से कम है, मतलब लेस देन है 2s लेस देन आर। ये 2 आपके पास कंडीशन है पहले कथन का। उसके बाद है दूसरा जो आपका कंडीशन है, दूसरा जो स्टेटमेंट है, रोहन के वजन का 2 गुना। तो 2 गुना आर, हमेशा याद रखिएगा मोहन के वजन का, और दूसरा कंडीशन है 2 गुना आर ग्रेटर देन सोहन, ग्रेटर देन सोहन। आपके पास ये दिया हुआ है। अब आप खुद ही बताइए किससे आप क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला है मोहन का वजन अधिकतम है। देखिए सोहन के वजन का 2 गुना करने के बाद भी वो मोहन से कम आ जा रहा है, और सोहन का वजन 2 गुना करने के बाद भी रोहन से कम आ जा रहा है। इसका साफ मतलब है यहाँ पे 3 ही लोग हैं, सोहन, मोहन और रोहन। तो जाहिर सी बात है कि सोहन ही सबसे छोटा है, क्योंकि इसके 2 गुना करने के बाद भी वो दोनों से छोटा हो जा रहा है। तो ये तो सबसे छोटा है, ये तो तय बात है। अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट है तो बताइए, वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे नहीं लिखा है कि रोहन का वजन, ये सोहन का वजन सबसे छोटा है, यहाँ पे लिखा है सोहन का वजन अधिकतम है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अब कह रहा है कि मोहन का वजन अधिकतम है क्या, और रोहन का वजन अधिकतम है। मोहन और रोहन में कुछ आइडिया लग पा रहा है क्या? तो मोहन और रोहन में इसलिए आइडिया नहीं लग पा रहा है कहीं से भी, यहाँ पे भी नहीं लग पा रहा, इसलिए नहीं लग पा रहा क्योंकि मेरे पास मोहन और रोहन का कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया, या कोई भी ऐसा उसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है इस पूरे स्टेटमेंट में। अब यहां से कुछ पता कर पाएंगे क्या मोहन और रोहन के बारे में? तो आप ये बोलेंगे कि 2 गुना रोहन के करने के बाद मोहन, 2 गुना रोहन के करने के बाद मोहन से बड़ा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है रोहन बड़ा होगा। तो ऐसा नहीं है। अगर किसी को भी ये देख के लग रहा है कि यहाँ पे मोहन बड़ा हो जाएगा या रोहन बड़ा हो जाएगा, तो गलत है। आपको मैं बताता हूँ, रोहन का वजन मान लीजिए आप यहाँ पे 4, अब मोहन का वजन मान लीजिए 5। तो देख लीजिए 4 गुना 2 8, हमेशा 5 से बड़ा होगा। तो हम कभी भी बता पाएंगे? अब यहाँ पे आप कहेंगे कि रोहन छोटा हो जा रहा है, इसका मतलब है अब रोहन को बड़ा भी कर देते हैं। आप ऐसा कर लीजिए कि रोहन का वजन मान लीजिए 5 हो और मोहन का वजन मान लीजिए 4 हो। तो देखिए 5 दूना 10, फिर भी ये 4 से बड़ा होगा। मतलब एक बार अगर आप रोहन को भी छोटा कर देंगे ना मोहन से, तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, और एक बार आप रोहन को बड़ा भी कर देंगे मोहन से, तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे आप नहीं बता सकते कि किसका वजन अधिकतम है, तो हम कह सकते हैं कि डेटा सफिशिएंट नहीं है, मतलब यह निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? मोहन का वजन न्यूनतम है, यह भी आप श्योर नहीं बता सकते, अभी बताया था, और ये तो गलत भी है। मोहन का वजन तो न्यूनतम है नहीं। किसका वजन न्यूनतम था? अभी लिखा था ना, सोहन का वजन सबसे कम है। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है यही एक सही है, बाकी तो देखिए हो भी नहीं सकता ना, क्योंकि ऑप्शन एक ही सही होता है। तो आप इसको चाहे तो पहले ही हटा दें। तो मेरा एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, कि सोहन का वजन यहाँ पे सबसे कम है, मतलब सोहन का वजन न्यूनतम है। तो इस तरह मेरा आज यह 2019 का एपिसोड खत्म हो चुका है। तो चलिए आपको आज
इतना बता के जाते हैं कि आपके ये 12 एपिसोड को करने के बाद आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा 2023 के पेपर में। तो आप इस 12 एपिसोड को दोबारा देखिए, लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आगे के लिए भी मिलता रहेगा। तो आज आप 12 एपिसोड को अब एग्ज़ाम से पहले जल्दी से जल्दी तैयार करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और हम कोशिश करेंगे कि एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का एपिसोड लाएं जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगे कि 2023 में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए शुक्रिया।